दोस्तों बात करेंगे 2D मेंसुरेशन के सेकंड पार्ट के बारे में। आज मैं आपको 2D मेंसुरेशन के वो क्वेश्चन कराऊंगा जो एसएससी और रेलवे वाले एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। पिछली सीरीज़ में मैंने कुछ हल्के लेवल के क्वेश्चन कराए थे, बेसिक क्वेश्चन थे। आज जो उससे अपर लेवल के क्वेश्चन होंगे। सीरीज़ में मुश्किल से 7 या 8 क्वेश्चन कराऊंगा, तो कोशिश कीजिएगा सीरीज़ को पूरी तरह देखें और अच्छे से देखें, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जब एक तार को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में मोड़ा जाता है तो वह एक 121√3 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र घेरता है। यदि उसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक तार है, सिंपल, पहले से ट्राइंगल में मोड़ा है, उसने एरिया घेरा है 121√3 वर्ग सेंटीमीटर का। अब उसी तार को ट्राइंगल से हटा के हम एक सर्कल के रूप में मोड़ेंगे तो देखना है कि भाई अब वो कितना एरिया कवर करेगा। ठीक है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि भाई तीनों भुजाएं जो हैं उसकी समान है। ठीक है, तो भाई मेरे पास एक तार था, मैंने उसे एक समबाहु त्रिभुज के आकार में बना दिया और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब वो कहता है जब मैं इसको एक ट्राइंगल बना देता हूँ, एक त्रिभुज बना देता हूँ, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 121√3 हो जाता है। तो भाई इसका मतलब ये है कि √3/4 ए स्क्वायर का मतलब है 121√3। सिंपल, ठीक है भाई। चलो थोड़ी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो भाई आ गया ए स्क्वायर बराबर 121 × 4, यानी ए बराबर आ गया 121 का बन जाएगा आपका 11 और 4 का बन जाएगा 2। तो भाई ए बराबर आ गया आपका 22, यानी इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 22 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो त्रिभुज का परिमाप हो गया, तो त्रिभुज का परिमाप हो गया 22 × 3, यानी 22, 22 और 22, यानी तीनों मिलके हो गए 66। तो भाई ये हो गया आपका 66 सेंटीमीटर। और दोस्तों ये 66 सेंटीमीटर जो है ये क्या निकल आई मेरी तार की लंबाई। अब भाई इस 66 सेंटीमीटर के तार से ही मुझे एक वृत्त बनाना है, तो भाई चलो बना लेते हैं। भाई 66 सेंटीमीटर के तार से मैंने एक वृत्त बनाया, तो भाई जो तार इस्तेमाल हुआ वो उसने क्या बनाया है, तार ने एक परिधि बनाई है, यानी कि सर्कमफ्रेंस बनाई है, यानी कि ये जो लंबाई है तार का जो घेरा है ये मेरा 66 सेंटीमीटर का है। और भाई वृत्त की जो परिधि होती है, जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2πr, यानी मैं कह सकता हूं कि 2πr का मान है 66 सेंटीमीटर। क्यों निकालना है भाई, क्योंकि मुझे निकालना है उस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी अगर मेरे पास r का मान हो तो मैं इसका क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। तो 2πr बराबर 66 है, तो भाई मैं यहाँ से r का मान निकाल सकता हूँ। भाई पाई का मान रखते हैं 22/7 × r बराबर 66। भाई ये 3 बार गया तो भाई r बराबर हो गया 7 × 21 और नीचे आ जाएगा 2, यानी 21/2 सेंटीमीटर। अब दोस्तों मुझे निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है πr²। अब दोस्तों भाई पाई का मान रखेंगे 22/7, r का मान है 21/2 × 21/2। भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। भाई 2 से गया 11 बार, यानी मेरा आ गया 11 × 33 × 21/2। दोस्तों मेरा आंसर आ जाता है यहाँ से 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई मेरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। देखो दोस्तों यहाँ पर तो त्रिभुज से मुझे वृत्त बनाना था, तो भाई मैंने त्रिभुज का परिमाप निकाला, वृत्त की परिधि के बराबर रखा, r का मान निकाला और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब चाहे ये वर्ग वाला सवाल आ जाए कि वर्ग से वृत्त बनाना है या वृत्त से वर्ग बनाना है, भाई तरीका यही है। अब सवाल कैसा भी हम उसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार मार्ग की बाह्य परिधि तथा आंतरिक परिधि। दोस्तों बाह्य परिधि यानी एक वृत्ताकार मार्ग है, एक तो ये रहा वृत्त और एक रहा इसके अंदर वृत्त। ठीक है,
ये रही बाहर वाली की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस, और ये रही अंदर वाली की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस। ठीक, परिधि का अनुपात 23:22 है। ठीक, और मार्ग की चौड़ाई है 5 मीटर, यानी ये वाली जो चौड़ाई है दोस्तों ये है 5 मीटर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 मीटर है तो आंतरिक वृत्त का व्यास बताओ, यानी मुझे पता करना है डायमीटर ऑफ इनर सर्किल, यानी मुझे ये निकालना है कि आंतरिक वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है भाई, चलो सवाल पर आते हैं। तो भाई बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि, तो भाई मैंने मान लिया कि इसकी जो इनर रेडियस है, आंतरिक त्रिज्या है, वो है भाई इसकी आर, स्मॉल आर, और बाह्य त्रिज्या को भाई मैं मान लेता हूँ इसको कैपिटल आर। ठीक है भाई, चलो। अच्छा दोस्तों एक बात और याद रखना, अंदर वाली मैंने इसकी आर मानी है, बाहर वाली कैपिटल आर मानी है, यानी जो बाहर वाली है वो अंदर वाली आर और 5 मिलाकर ही बाहर वाली है। तो ये बात पहले यहीं पर नोट कर लेते हैं कि आर बराबर है r+5, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपकी क्या है कैपिटल आर है, और यहाँ तक क्या है स्मॉल आर है। सबसे पहले तो इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं कि भाई आर बराबर स्मॉल r+5। ठीक है, तो भाई इसकी बाह्य परिधि हो जाती है, जो इसकी आउटर परिधि है, बाहर परिधि है, उसको मैं मान लेता हूँ 2π कैपिटल आर, और आंतरिक परिधि को भाई मैं मान लेता हूँ 2π स्मॉल आर। वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो भाई बराबर 23:22, तो ऊपर वाली को 23 रखा और भाई नीचे वाली को 22 रखा। ठीक है भाई, जिस रेशो में बोला था मैंने उस रेशो में इनको रख दिया। ठीक है भाई, अब करते हैं कैलकुलेशन। 2 से 2 काटो और ये r से पाई से पाई। अब मैंने यहाँ पर लिखा था कि भाई r बराबर है स्मॉल r+5, तो भाई इस r की जगह पे मैं लिख सकता हूँ स्मॉल r+5 अपॉन स्मॉल r बराबर 23/22। भाई थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई 22r + 22 पंजे 110 बराबर 23r। ठीक है भाई, तो भाई ये हो गया आपका 110 बराबर, इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो बराबर r, यानी स्मॉल r की वैल्यू मेरी आ जाती है 110 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल r बराबर है 110 सेंटीमीटर। उसने पूछा है कि आंतरिक वृत्त का व्यास बताओ। भाई r बराबर 110 सेंटीमीटर है और डायमीटर बराबर होता है 2r, यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या के, तो भाई d बराबर हो गया मेरा 110 × 2 बराबर 220 सेंटीमीटर, और भाई ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है भाई, देखो इतने आसान होते हैं ये सवाल, देखने में तो थोड़ा कठिन लगते हैं कि भाई मेंसुरेशन है। दोस्तों मेंसुरेशन एक बहुत ही आसान टॉपिक होता है मैथ का, अगर आप इसे अच्छे से एक बार समझ लेते हो तो। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं तरीक़ों से लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। इन्हीं तरीक़ों को, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपको बार बार करा सकता हूँ, तो क्या आप इन क्वेश्चन से एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते? भाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, और आपका पहचान होगा क्वेश्चन भी है ये कह रहा है कि एक गाय एक आयताकार खेत के एक कोने से बंधी है। ठीक है भाई, भाई एक आयताकार खेत है, मैंने इसके एक कोने से एक गाय को बांध दिया है। ठीक है भाई, हमारी गाय ये रही भाई गाय। ठीक है, गले से ये बांध दी है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गाय एक आयताकार खेत के कोने से बंधी है। रस्सी की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। भाई रस्सी की लंबाई होगी 14 सेंटीमीटर, और खेत की लंबाई 30 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। हालांकि दोस्तों इस सेंटीमीटर में नहीं होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, सेंटीमीटर है, चलो मीटर कर लेते हैं। ठीक है भाई, मीटर है। तो उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ जिसमें गाय घास नहीं चर सकती। दोस्तों पहले तो ये निकालो कि गाय जो है घास किस क्षेत्र में, कितने एरिया में चर सकती है। ठीक है भाई, अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो पूरे खेत का जो क्षेत्रफल है, पूरे खेत का क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्र एक आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भाई ये हो जाता है आपका 30 × 20 यानी 600 वर्ग मीटर। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसमें गाय घास नहीं चर सकती, तो भाई पहले तो आप उस क्षेत्र को निकालो जिसमें गाय जो है घास चर सकती है। दोस्तों गाय जो घूमेगी एक
सर्कुलर पाथ में घूमेगी इस तरह, यानी वो इस तरह घास चर पाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक जो व्रत होता है, जो एक पूरा व्रत होता है, वो होता है आपके 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। लेकिन गाय जो है सिर्फ 1/4 व्रत में ही घास चर पा रही है, क्योंकि भाई व्रत का जो प्रत्येक कोण हो, सॉरी जो आयत का प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी रेक्टेंगुलर होता है। तो जो गाय है सिर्फ 90 डिग्री के में ही घास चर पा रही है, 360 के में तो घास नहीं चर पा रही। यानी हम कह सकते हैं जो गाय है वो 90/360 या सीधा सा मान लो 1/4 भाग में ही घास चर पा रही है। यानी गाय जो है सिर्फ 1/4 व्रत, 1/4 सर्कल में घास चर पा रही है। तो भाई मुझे निकालना है 1/4 व्रत का क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल होता है भाई πr², और भाई मुझे निकालना है 1/4 का, तो भाई मैं क्या करूँगा 1/4 πr²। गाय घास चर सकती है 1/4 πr² क्षेत्रफल में, 1/4 व्रत के क्षेत्रफल में। तो भाई ये हो गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर का मान क्या है भाई 14 इंटू 14। ठीक दोस्तों यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं भाई। तो 7 से भाई ये 2 बार गया, भाई 2 से ये आपका 2 बार और 2 से ये 11 बार, यानी कि मेरी जो गाय है वो 11 इंटू 14 यानी 154। भाई 14 एकम 14 और 14 एकम 14 एक 15, 154 मीटर स्क्वायर में गाय घास चर सकती है। और गाय घास नहीं चर सकती, घास नहीं चर सकती 600 माइनस 154। तो भाई पूरे खेत के क्षेत्रफल में से मैं अगर इतना क्षेत्रफल हटा दूं, यानी इतना क्षेत्रफल में हटा दूं, तो बचा हुआ क्षेत्रफल हो जाएगा 600 माइनस 154 वर्ग मीटर, यानी ये हो गया भाई मेरा। तो यहाँ मेरा 400 और 446 वर्ग मीटर एरिया में जो गाय है हमारी घास चढ़ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका आंसर। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 3 समान त्रिज्या के वृत्त आपस में एक रबर बैंड द्वारा जुड़े हुए हैं, प्रत्येक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर हो तो रबर बैंड की लंबाई बताओ। दोस्तों RS अग्रवाल में आपने सवाल को देखा भी होगा। चलो करते हैं सवाल को। भाई 3 वृत्त बनाए पहले तो, एक ही हो गया, एक ये वाला और आपका एक ये वाला। ठीक है भाई, आपस में जुड़े हैं और एक रबर बैंड जो है वो इन्हें आपस में लपेटे हुए हैं। अब हमें इस रबर बैंड की लंबाई बतानी कि रबर बैंड की लंबाई कितनी है। तो तीनों वृत्त समान हैं, प्रत्येक वृत्त का व्यास क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक वृत्त त्रिज्या कितनी होगी 5 सेंटीमीटर होगी। भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई। R बराबर होगी हमारी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि D बराबर क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक भी ठीक है। चलो भाई करते हैं। देखो भाई, अगर मैं यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालता हूँ कि दोस्तों एक नियम होता है ज्यामिति का कि जो त्रिज्या होती है हमेशा स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। जब मैं ज्योमेट्री आपको समझाऊंगा तो आपका एक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, खैर इसका तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, मैं उसको आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट है, उसको समझने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर क्योंकि एक स्पर्श रेखा मानूंगा रबर बैंड को मैं, और यहाँ पर भी स्पर्श रेखा है, तो भाई यहाँ पर भी 90 डिग्री का, भाई यहाँ पर भी 90 डिग्री का। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर भी ऐसे, सॉरी ऐसे, और यहाँ पर भी स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण मैंने बना दिया। ठीक है दोस्तों, अब इनमें सभी त्रिज्याओं को जो है आपस में सभी के केंद्रों को मिला देता हूँ। दोस्तों प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई बनेगी वो 10 सेंटीमीटर बन जाएगी, क्योंकि भाई ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के एकदम, तो भाई यहाँ पर भी ये परपेंडिकुलर ही होंगे। तो ये जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। दोस्तों इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर, और ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हो जाएगी आपकी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक भाई, अब देखो भाई ये वाला कोण है आपके 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है। और दोस्तों इसके अंदर अगर मैं ट्राइंगल हमारा बना है, इसके अंदर जो ट्राइंगल है, क्योंकि सभी वृत्तों की जो त्रिज्याएं हैं वो समान हैं, तो ये ट्राइंगल भी समबाहु त्रिभुज बनेगा, जिसका प्रत्येक कोण कितना होता है भाई 60 डिग्री का होता है। भाई ये भी बना देते हैं भाई, ये 60 डिग्री का हो गया भाई हमारा प्रत्येक कोण। दोस्तों देखो ये 90, ये 60, और ये वाला भी हमारा इसके सामने है, तो भाई ये वाला भी हमारा 90, और एक जो पूरा वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो देखो दोस्तों 90 और 90, 90 प्लस 90, और एक ये वाला कोण यानी ये वाला, तो भाई 90 90 180, 180 और 60 240 डिग्री। यानी कि दोस्तों यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो कोण हमारा बना वो 240 डिग्री का बना। तो ये जो बचा हुआ कोण है दोस्तों, ये बचा हुआ जो कोण है वो 360 माइनस 240 यानी कि 120 डिग्री का ही बनेगा। तो भाई ये वाला कोण बन गया हमारा 120 डिग्री का, ये वाला कोण भी बन गया 120 डिग्री का, और ये वाला कोण भी बन गया भाई 120 डिग्री का। देखो दोस्तों हमने जो सीधी सीधी रबर बैंड जहाँ पर थी उसकी लंबाई तो हम लोग निकाल चुके हैं, 10 और 10, 20 और 10, 30 सेंटीमीटर। जो लंबाई हम नहीं निकाल पाए थे दोस्तों, एक तो वो ये वाली घूमी हुई लंबाई थी, ये वाली घूमी हुई लंबाई थी, और ये वाली भी घूमी हुई लंबाई थी। ठीक है भाई, अब 120 डिग्री यहाँ पर, 120 डिग्री का घुमाव यहाँ पर, और 120 डिग्री का घुमाव यहाँ पर। यहाँ हम यूँ कहें कि 120 डिग्री की चाप यहाँ पर है, 120 डिग्री की चाप यहाँ पर है, और 120 डिग्री की चाप हमारी यहाँ पर है। यानी तीन जगह पर 120, 120 और 120 डिग्री के चाप है हमारे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास तीन 120, 120 डिग्री के चाप हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 360 डिग्री की चाप है। और 360 डिग्री का दोस्तों मतलब होता है एक वृत्त। तो इसका मतलब ये तीनों जो कॉर्नर हैं, ये तीनों कॉर्नर की चाप है, ये मिलकर एक वृत्त की परिधि के बराबर लंबाई घेरती हैं। तीनों मिलकर एक वृत्त की परिधि के बराबर लंबाई घेरती हैं। और वृत्त की परिधि होती है दोस्तों, परिधि होती है हमारी 2 पाई r। ठीक है, जिसमें 2 भाई पाई को पाई ही रहने दें, क्योंकि हमारे जो इन क्वेश्चंस का आंसर है वो हमेशा पाई में ही आता है। r का मान कितना है भाई 5 है, तो भाई ये हो गया हमारी परिधि होगी इसकी 10 पाई। यानी कि हमारे जो गोल गोल घेरे थे तीनों मिलाकर बनते हैं हमारे 10 पाई के, और साथ में 10 और 10 20 और 10 30 सेंटीमीटर, यानी कि 10 पाई प्लस 30 सेंटीमीटर। ये आ गई भाई हमारे रबर बैंड की लंबाई। तो भाई रबर बैंड की लंबाई, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है, रबर बैंड की लंबाई इसकी बन जाएगी हमारी, इसमें जैसे 3 वृत्त हैं तो 3d प्लस 2 पाई r। प्रत्येक डायमीटर कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर का है, तो दोस्तों 3 × 10 प्लस 2 पाई r बराबर है हमारा 5, तो 30 प्लस 10 पाई। ठीक है भाई, तो रबर बैंड की लंबाई, हमें ये पूरी कहानी तो भाई मैंने आपको समझाई है। कि कोई आपसे पूछता है या कोई कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो ये ऐसे बनती है, वरना सीधा जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सीधा अगर 3 वृत्त हैं तो 30 प्लस 3d प्लस 2 पाई r। और अगर दोस्तों हमारे एग्जाम में 4 वृत्त आ जाते हैं, वो सेम क्वेश्चन होता है, उसमें कहता है कि भाई अगर 4 वृत्त हैं तो रबर बैंड की लंबाई आपको बतानी है, तो भाई आपका आंसर होगा 4d प्लस 2 पाई r। ठीक है भाई, यानी जितने वृत्त होंगे उतना d प्लस 2 पाई r। लेकिन कई बार दोस्तों होता क्या है, ये क्वेश्चन हमें कई बार कंफ्यूज भी कर देता है। जैसे मान लीजिए एक मैं कुछ ज़्यादा वृत्त बनाता हूँ, 2 3 चलो 4 यहाँ तक बनाता हूँ, 1 ठीक है। अगर आपसे अब पूछा जाए कि भाई रबर बैंड की लंबाई बताओ क्या होगी,
दोस्तों आप कहेंगे सर जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वृत्त हैं, तो आप कहेंगे सर जी इसकी तो हो जाएगी 10d प्लस 2πr, लेकिन भाई इसकी 10d प्लस 2πr बिल्कुल भी नहीं होगी। कारण क्या है कि जो अंदर वाला जो वृत्त है उसको आपकी रबर बैंड टच नहीं कर रही है, यानी रबर बैंड जितने वृत्तों को टच करेगी उतने d प्लस 2πr, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 9d प्लस 2πr। ठीक है भाई, तो इस तरीके को आपको याद रखना है कि हमारी जो रबर बैंड है जितने वृत्तों को छू के निकलेगी उतने d प्लस 2πr। ठीक है, क्योंकि हर कॉर्नर, देखो यहाँ पर भी जो हमारे कॉर्नर है, यहाँ पर भी ट्राइंगल के कॉर्नर बनते हैं 120 120 120 डिग्री के, तो फिर एक 2πr बन के हमारे सामने आ जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9d प्लस 2πr। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई में चौड़ाई में 20% की कमी तथा लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। दोस्तों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं, यानी L इंटू बी। अब वो कह रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है, जो चौड़ाई है इसमें 20% की कमी हो जाती है, तो मान लो पहले इसकी चौड़ाई 10 होगी, तो भाई अब इसकी चौड़ाई जो है 8 है, 20% की कमी हो गई है। तथा लंबाई में 10% की वृद्धि हो जाए, तो भाई लंबाई मैंने मान लिया पहले 10 थी, अब 11 हो जाएगी। और क्षेत्रफल होता है L इंटू बी बराबर आपका एरिया, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पहले 100 और अब हो जाएगा 11 8 88। तो भाई इस तरह देखा जाए तो 100 से 88 क्षेत्रफल हो जाता है, तो कमी कितनी आई, 12 की कमी। दोस्तों 12 की कमी आई है 100 पर, परसेंट में जाने के लिए गुणा 100 बराबर 12% की कमी, तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे तो हमारा आंसर इनसे में दिखाई दे रहा है कि 12% की कमी हो जाती है। अब एक्चुअली क्या है कि कई बार एग्जाम में 20% और 10% ना होकर कुछ और होता है। जैसे चौड़ाई आपको यहाँ दे दी जाती है कि 16 सही 2/3% की कमी तथा लंबाई में यहाँ दे दिया है आपको 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। तो उस केस में हम सवाल में क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना। अब ये कहता है कि आयत की चौड़ाई में 16 सही 2/3% की कमी हो जाती है। दोस्तों 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में आपको परसेंटेज में करा चुका हूँ, या परसेंट से फ्रैक्शन में जाने के लिए 16 सही 2/3/100 कर दोगे तब भी आपको 1/6 जो है मिल जाएगा। दोस्तों 1/6 का मतलब क्या है कि जो 6 है ये तो आपकी पहले वाली चौड़ाई है, और ऊपर क्या है जो 1 है ये उसमें कमी है, तो पहले चौड़ाई 6 थी, अब वो हो जाएगी भाई 5। और वो कह रहा है कि लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाती है। भाई 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3, तो पहले लंबाई तो 3 थी, अब क्या कह रहा है वृद्धि हो जा रही है, 3 में 1 की वृद्धि हो जा रही है, तो भाई वो कितना हो जाता है 3 से 4। अब कहता है भाई बताओ उसमें कितनी प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो भाई पहले 6 थी 18 और अब हो जाएगा 4 5 चौक 20। तो दोस्तों पहले तो जो था क्षेत्रफल 18 था, अब वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसमें क्या है 2 की वृद्धि हो जाएगी, तो भाई 2 की वृद्धि होगी 18 पर, 2 की वृद्धि 18 पर इंटू 100। भाई 2 से इसे काटो आपका 9 गया, तो भाई मेरा आंसर आ गया 100/9% की वृद्धि। और दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इतना सा है हमारा ये क्वेश्चन। अब इसमें कोई भी वैल्यू आ जाए, सीधा इस तरह सिंपल मेथड से इसको वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है भाई, चलो अगर यही सवाल आपका वृत्त में आ जाता है कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। भाई आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो πr² होता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं πr², πr1² और πr
2 स्क्वायर, ठीक है। तो R1 मान लिया मैंने पहले वाली त्रिज्या, R2 मान ली मैंने बाद वाली त्रिज्या। वो कह रहा है कि 10% की हो जाती है, यानी पहले तो 10 थी, अब क्या है त्रिज्या 11 हो जाती है। 10% का यानी 10 से वो 11 हो जाती है। दोस्तों पाई से पाई को काट दो, पहले वाली 10 का स्क्वायर, नई वाली 11 का स्क्वायर, तो 100 और नई वाली 121। दोस्तों बढ़ोतरी कितनी हुई है? 21 की, यानी 21% की वृद्धि। दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाता है। तो सवाल कोई भी हो हमें इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं करना होता है भाई। वर्ग और वृत्त की हम सिंपल बात करें, वर्ग की और वृत्त की, क्योंकि भाई वृत्त में आपका ए स्क्वायर होता है और वर्ग में ए स्क्वायर होता है और वृत्त में आपका आर स्क्वायर होता है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जैसे 10% करना है तो 10 से 11 करके 11 का स्क्वायर कर दो, इनका सीधे स्क्वायर लगा दो इनके ऊपर और आपका आंसर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि पाई से पाई तो कट ही जाती है। वर्ग में तो इतना भी नहीं करना पड़ता भाई, वर्ग में तो क्या है 10 से 11 करो, और वर्ग की बात है 10 से 11 करो, दोनों पे वर्ग चढ़ा दो, तो यहाँ 100 से 121 हो जाएगा, 21% की वृद्धि हो जाएगी। इसके अलावा कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू हो, कोई भी भिन्न वाला मान हो इस तरह का, तब भी आप उसे ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसमें DAB बराबर 30 डिग्री, BC बराबर 20 सेंटीमीटर, AB बराबर 30 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। दोस्तों चतुर्भुजों के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में इससे पिछले वाले पार्ट में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेसिकली होता है बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। इतना ही अगर पता है तो काफ़ी है। तो सबसे पहले तो इसको ड्रॉ करते हैं समानांतर चतुर्भुज को। वो कह रहा है कि एंगल DAB यानी A यानी बीच वाला है, तो इसको मैं A मान लेता हूँ। ये मान लिया मैंने 30 डिग्री का, तो ये BC और D, तो भाई BC बराबर है आपका 20 सेंटीमीटर और AB बराबर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब देखो भाई मेरे पास बेस चाहे मैं इसको मानूँ चाहे मैं इसको मानूँ, ठीक है भाई। चाहे मैं 30, ये हो गया मेरा, इधर वाली भी क्या हो गई 20 हो गई, लेकिन मेरे पास हाइट नहीं है। मुझे हाइट कैसे निकालनी है भाई? हाइट अगर मुझे निकालनी है तो मैं इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक लंब डाल दूंगा, और जो लंब है यही मेरा बेस इंटू हाइट यानी इसकी ऊंचाई होगी, ठीक है, या इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी, ठीक। अब इसके एच का मान हमें निकालना कैसे भाई? देखो एंगल है 30, इसका जो कर्ण है दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। कर्ण इसमें कितना है भाई? 20 है। लंब मैंने क्या माना है? h माना है। और कोण कितना है? 30 डिग्री है। दोस्तों आपने को पता ही होगा कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है भाई। और साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी इस केस में मैं ऊपर वाले को तो हम लंब बोलेंगे और नीचे वाले को भाई हम कर्ण बोलेंगे। यदि लंब 1 है 30 डिग्री केस में, अगर लंब 1 है तो कर्ण हमेशा क्या होगा? 2 होगा। लेकिन लंब 30 डिग्री केस में जो लंब है वो कर्ण से आधा होता है, लंब जो है वो कर्ण से आधा होता है। इसलिए दोस्तों अगर कर्ण 20 है तो लंब आपका कितना हो जाएगा भाई? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसने पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों बेस इंटू हाइट यानी आधार गुणा ऊंचाई। दोस्तों आधार है हमारा 30 सेंटीमीटर का, ऊंचाई है 10, तो 30 इंटू 10 बराबर हो जाता है 300 वर्ग सेंटीमीटर। भाई दोस्तों यही हमारा आंसर है। बहुत ही आसान सवाल होते हैं, कुछ नहीं होता। लोग देखे तो बोलते सर जी ज्यामिति का क्वेश्चन आ गया। अरे यार क्या ज्यामिति, क्या त्रिकोणमिति, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, निकाल सकते हो उसमें भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई इसमें, ठीक है। चलो अगले सवाल पर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी समचतुर्भुज यानी रोम्बस की एक भुजा तथा एक विकर्ण क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई बताओ। चलो भाई दोस्तों निकालना कैसे देखते हैं। समचतुर्भुज यानी रोम्बस, तो उसकी सारी भुजाएं क्या होगी भाई? समान होंगी। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो समचतुर्भुज होता है इसमें जो डायगोनल है D1 नोट बराबर D2, विकर्णों की लंबाइयाँ आपस में बराबर नहीं होती हैं, सारी भुजाएं समान होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर हमेशा काटते हैं, ठीक है। इतना अगर आपको पता है तो आपका सवाल का आंसर आ जाएगा।
दूसरा वो कहता है तथा एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। तो ठीक है भाई, मान लेते हैं हम ये वाला जो विकर्ण है 24 सेंटीमीटर है, तो 12 यहाँ पर आ गया और 12 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आ गया। तो ये विकर्ण हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि भाई दूसरे वाले विकर्ण की बताओ। देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, अगर मैं इस वाले हिस्से को यहाँ पर थोड़ा अलग ड्रॉ कर लूँ, तो ध्यान से देखना, तो देखो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13 और इसे मैं मान लेता हूँ, चलो x मान लेता हूँ। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखना, ये यहाँ पे नीचे 90 डिग्री है, तो ये हो गया आधार, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। यानी पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। तो वही 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 169 माइनस 144। तो भाई एक्स स्क्वायर बराबर आ गया आपका, भाई 9 में से 4 गए तो 5 बचे और 6 में से 4 गए तो 2 बचे, यानी x बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। दोस्तों x की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर, यानी इसकी वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक बचा कितना, 5 सेंटीमीटर। तो ये पूरे विकर्ण की लंबाई जो आ गई आपकी D2 बराबर 5 + 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। और दोस्तों यही मेरा आंसर है। ठीक है, तो इन सवालों में भाई बहुत कुछ नहीं होता है, अगर आप ध्यान से देखें तो शायद कोई सवाल आपके एग्ज़ाम में, खासकर एसएससी, रेलवे और जो लेखपाल है, जो भी एग्ज़ाम है आप जो मैथ आता है, आप किसी भी टॉपिक का एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो अगले वाले टॉपिक में मैं आपको ट्राइंगल्स के बारे में कंप्लीट नॉलेज दूंगा। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में जो भी आता है त्रिभुजों में, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, आपको बेसिक क्लियर कराने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।